नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमने रखे हैं और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे इकोनॉमिक्स को लेकर के, फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर के, चूँकि मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई थी इस पर, लेकिन आप लोगों के कमेंट बहुत आ गए, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आए हमारे पास। देखिए, ऑब्जेक्टिव का कंटेंट तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो चूँकि पहले से मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि इसका वीडियो मैंने बनाया कि नहीं बनाया, चूँकि एक प्रकार से इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तताएँ रही हैं तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन लिखित टाइप का एक प्रकार से समय मुझे मिला कि मैं इसका कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ। इससे पहले भी एक लेक्चर मैंने लिया था, इकोनॉमिक पेपर 2 का भी जल्द ही आएगा। इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताते हुए चलेंगे। 2025 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों में आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बारीकी के साथ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। 2 बार वीडियो को कम से कम आपको देखना है, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आर्थिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो सिचुएशन या जो अवस्थाएं होती विभिन्न, उन अवस्थाओं के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, इसको स्पष्ट करना है आर्थिक डेवलपमेंट की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए। देखिए, प्रोफेसर रोस्टो ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया है। ये कहते हैं कि भारत 1952 से स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, परंतु भारतवर्ष में इस संबंध में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत तृतीय अवस्था में इस समय चल रहा है, आत्मस्फूर्ति अवस्था, मतलब कि तृतीय अवस्था आत्मस्फूर्ति अवस्था में है। इसके लिए कई कारण दिया जाता है कि भाई हाँ, ये तृतीय अवस्था में है या आत्मस्फूर्ति अवस्था में है। पहला कारण ये है कि कृषि और उद्योगों में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देने लगा है, भारत में भी है, पहले नहीं होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। जैसे कि 1967-68 से पहले हरित क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले भारत में गेहूं का उत्पादन हुआ, चाहे धान का उत्पादन हुआ, यानी चावल का बहुत कम मात्रा में होते थे। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है, तब से आप देखेंगे कि गेहूं के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में बेसिकली, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे तो पंजाब हो गया, और ये क्या नाम है अपना, इधर पश्चिम बंगाल वगैरह में बहुत ज़्यादा चावल और गेहूं की खेती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश ज़्यादा और पंजाब प्रभावित हुआ। इसके अलावा निर्माण उद्योगों में भी विकास हो रहा है लगातार, तो ये भी तृतीय अवस्था को दिखाता है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था को दिखाता है, निर्माण उद्योग होने लगे। तीसरा कारण है कि भारत में पूंजी निवेश की दर संपूर्ण राष्ट्रीय आय की लगभग 18.6% है, जो निश्चय ही इस बात का प्रमाण है कि भारत में आत्मस्फूर्ति अवस्था है। चूँकि पूंजी निवेश की जो दर है वो राष्ट्रीय आय की 18.6% है, ठीक है। यानी जितना भारत में कमाई होती है उसका लगभग 100 रुपये कमाई होती है, तो लगभग 18.5 रुपये जो है निवेश कर दिया जाता है। तो ये भी दिखाता है कि भाई हाँ, पैसे रुकते नहीं हैं, पैसों का आदान प्रदान होता रहता है। चौथी बात, कुल राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ रहा है लगातार। निर्यातों में भी वृद्धि, निर्यात माने होता है कि कोई चीज़ जो हमारा माल बन रहा है भारत में, हमारा जो उद्योग है या जो हम कोई चीज़ जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हम बाहरी मार्केट में बेच भी रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से देखा जा रहा है। तो यह कारण भी आपको ये दिखाएगा कि आप आत्मस्फूर्ति की अवस्था में हैं, ठीक है। निर्यातों में वृद्धि हो रही है, उत्साही और साहसी वर्ग भी उठ रहा है जो जोखिम सहने को तत्पर है। मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं वो पूंजी बड़ी बड़ी लगाते हैं और रिस्क भी लेकर के पूंजी लगाते हैं, चूँकि कहते हैं कि बिना रिस्क के कोई धंधा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी वृद्धि लगातार, यानी कि उसके दृष्टिकोण जो है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीतिक, सामाजिक, सब बदल रहे हैं और सबका रवैया जो हो रहा है वो वैज्ञानिकता की ओर उन्मुख है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वान यह नहीं मानते कि भारत तृतीय अवस्था यानी आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है। जो विद्वान मानते हैं उनके तो तमाम तर्क मैंने आपको समझा ही दिए, लेकिन जो विद्वान यह मानते हैं कि भारत जो है तृतीय अवस्था में नहीं है, इसकी इकोनॉमिक जो स्थिति है आत्मस्फूर्ति की अवस्था में नहीं है, वे भी कुछ तथ्य या कारण बताते हैं। उनको भी समझ लेते हैं कि भाई क्यों नहीं है। पहली बात, देखिए, भारत में अभी गरीबी व्याप्त है। ये एक प्रकार से गरीबी ये दिखाती है कि भारत अभी आत्मस्फूर्ति अवस्था में नहीं पहुंचा है, कुछ विद्वान कहते हैं। दूसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी कृषि की प्रधानता है तथा कृषि उद्योग में अभी भी आधुनिकता, वैज्ञानिक उपकरणों का उचित मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है, जैसा कि होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में आज भी नहीं हो रहा है।
जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से कृषि पदार्थ आयात करने पड़ते हैं, हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं। कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत को बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती है। ठीक है, ये स्थिति है। तो इस वजह से भारत तृतीय अवस्था में यानी आत्मस्फूर्ति अवस्था में नहीं है। तीसरी बात, भारतीय उद्योग अभी भी अपनी मशीनों व उपकरणों के लिए विदेशों पर डिपेंड है, निर्भर है। यद्यपि भारत में अधिकांश मशीनों का निर्माण होने लगा है, लेकिन फिर भी मशीन के जो उपकरण हैं, जो पुर्जे हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो हम अलग अलग देशों से मंगाते हैं, खरीदते हैं, तब जा करके हमारे यहाँ पर कोई उद्योग या कोई मशीनें बन पाती हैं। तो दूसरे देशों पर आज भी हम निर्भर हैं, तो ये भी आत्मस्फूर्ति की अवस्था नहीं कही जा सकती। इसके अलावा शिक्षित जनसंख्या भी यहाँ पर आपको कम ही मिलेगी, लेकिन अब धीरे धीरे ये शिक्षा की जो क्वालिटी है बढ़ रही है। विदेशी सहायता पर निर्भर है, कभी कभी भारत जो है विदेशी सहायता पर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान बताते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि वो केवल विदेशी सहायता पर निर्भर है अपना भारत। औद्योगिक पिछड़ेपन है, अतः भारत तृतीय अवस्था में नहीं है। ये तमाम प्रकार के कारणों के द्वारा कुछ विद्वान यह सिद्ध करते हैं कि भारत तृतीय अवस्था में नहीं है, और जो उससे पहले मैंने बताया था उन तमाम कारणों के द्वारा कुछ विद्वान हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भारत तृतीय अवस्था यानी कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है। ठीक है, अब ये आत्मस्फूर्ति हम कर रहे थे, ये है क्या वास्तव में, इसको जान लेते हैं। आत्मस्फूर्ति हेतु सुझाव दीजिए। आत्मस्फूर्ति की अगर बात किया, सजेशन फॉर अचीविंग टेक ऑफ स्टेज। अचीविंग टेक ऑफ स्टेज वह अवस्था होती है जब एक प्रकार से कोई देश अपने विकास की तृतीय अवस्था में होता है, विकास उसका चरम पर होता है, और वह एक प्रकार से अपने ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, कुछ ही मात्रा में चीज़ें वो खरीदता है। पहली बात, इसका जो सुझाव है आत्मस्फूर्ति प्राप्ति के लिए भारत को कृषि अर्थव्यवस्था में सर्वांगीण सुधार किया जाए। दूसरी बात, हमको ज़रूरत है उद्योग के विकास पर पूर्णतः ध्यान दिया जाए, और सभी उद्योग का विकास संतुलित और आवश्यक आधारों पर किया जाए, यानी जो भी विकास हो वो एक प्रकार से संतुलित विकास हो, साथ ही साथ में उद्योग जो हो उनका विकास संतुलित और आवश्यक आधारों पर हो, ऐसे चीज़ों का विकास हो जो कि ज़रूरी हैं। तीसरा सुझाव ये है कि मूल्यों को अत्यधिक बढ़ने से रोका जाए ताकि विकास के यंत्र संबंधित घटकों को अव्यवस्थित ना कर सके। ठीक है, उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ज़्यादा इकोनॉमी भागेगी आगे। शासन व्यवस्था में सुधार हो और विकास के प्रति अधिकाधिक उत्तरदायी बनने की भावना में वृद्धि की जाए। इसके अलावा निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाया जाए और आयात को नियंत्रित रखा जाए। इसके अलावा आत्मस्फूर्ति की प्राप्ति के लिए अन्य सैद्धांतिक और तकनीकी विशेषताओं को व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया जाए। ये सब चीज़ें करेंगे तब जाकर के अपना भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में आ सकता है। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाए। लगातार जो जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, आज चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं, तो उस पर हमको एक प्रकार से ध्यान देना है। साथ ही साथ में आर्थिक विकास के अनुकूल सरकारी नीति अपनाई जाए। साथ ही साथ में जनता का विश्वास व सहयोग प्राप्त किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उपरोक्त कठिनाइयों और दोषों को दूर किया जा सकता है और सुझावों को भी कार्यान्वित किया जा सकता है, परंतु आवश्यक क्या है कि सरकार की नीति अनुकूल हो और जनता उसे कार्यान्वित करने में सहयोग करे, यानी सरकार की जो नीति है वो तो ठीक ठाक बने ही, साथ ही साथ में उन नीतियों का पालन करने में जनता भी बढ़ चढ़ करके भाग लेगी, तभी कोई चीज़ संभव हो पाएगी और अच्छे तरीके से पनप पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, विकास के निर्भरता परक सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया गया है? बताएं, विकास के निर्भरता परक सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। लघु उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय में भी आप लिख सकते हैं। देखिए, विकास के निर्भरता परक सिद्धांत को 1960 ईस्वी के दशक में के अंतिम वर्षों में यानी और 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों में लैटिन अमेरिकी देशों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत का विकास ढांचावादी यानी कि मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म या मार्क्सिस्ट या न्यू मार्क्सिस्ट ढांचे के अंतर्गत हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों, ऐसे देश जो कि कम विकसित है या जिनका विकास हो रहा है, अल्प विकसित देशों के पिछड़ेपन के लिए पश्चिम के पूंजीवादी देश जिम्मेदार हैं। ये विकास का निर्भरता परक सिद्धांत ये बताता है कि जो देश अल्प विकसित है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो पश्चिम के देश हैं, खास करके पूंजीवादी देश जो यूरोप की कंट्रीज़ है, पश्चिम की कंट्रीज़ है, वो जिम्मेदार हैं, जिनमें से अधिकतम 19वीं और 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र थे। ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो हो गए, जो पूरब के देशों पर कब्जा करके बैठे थे, इनके यहाँ का धन मता सब लूट करके लेकर चले गए और इनको उस अवस्था में छोड़ दिया जिस अवस्था में ये एक प्रकार से एकदम से बेगाने से पड़े थे। सिद्धांत के विवेचकों का कहना है कि अल्प विकसित देशों का जो अपर्याप्त विकास हुआ
उनके विकास में जो विकार पैदा हुआ उसका मुख्य कारण रहा इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों की उपनिवेशवादी नीति। यानी कि जैसे ब्रिटेन भारत पर कब्जा कर रखा था, अमेरिका पर कब्जा कर रहा था, ऐसे तमाम राष्ट्रों पर कब्जा कर रखा था, तो उसका एक प्रकार से वो जिम्मेदार है। इसके अलावा इन विचारकों ने अल्प विकसित देशों के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी वर्णन किया है जो इन देशों की आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यानी केवल पश्चिम के देश ही जिम्मेदार नहीं बल्कि ये लोग भी कुछ जिम्मेदार रहे हैं। इन लोगों का कहना है, विचारकों का, कि इन्हीं कारकों ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निर्वाह की, जबकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकास को पीछे ढकेल दिया। पहले ये अल्प विकसित देश इन विकसित साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश थे और इनके शोषण के शिकार हुआ करते थे। जैसे भारत है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे देशों पर कब्जा रहा इन लोगों का। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, चले। तो शोषण के विस्तार थे। इन देशों की सोची समझी शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही ये अल्प विकसित देश अल्प विकसित तथा पिछड़े बने रह गए। इन देशों की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। शासित देश शासक देश के लिए कच्चे माल के साधन एवं इसके द्वारा बनी वस्तुओं की बिक्री के मुख्य बाजार थे। ये उपनिवेशवादी देश अपने शासित देशों के पारंपरिक उद्योगों को जानबूझ करके ख़त्म करने की नीति अपनाते थे। यहाँ के जैसे कि जो भारत की जो मतलब की जो स्थिति थी उसको ख़त्म कर दिया, भारत की जो क्वालिटी थी उसको ख़त्म कर दिया, अपने मशीनों से चीज़ों को बनाने लगते हैं। साथ ही साथ में और तमाम प्रकार की नीतियाँ अपनाते हैं जिसकी वजह से भारतीय जो थे वो पंगु हो गए और ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। भारतीयों की बात नहीं, मैं सभी अल्प विकसित देशों की बात कर रहा हूँ। आज जो भी देश अल्प विकसित है उसके लिए जिम्मेदार पूंजीवादी देश हैं जिन्होंने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। इस प्रकार पूर्व में अल्प विकसित देशों का पिछड़ापन साम्राज्यवादी देशों की पूर्व नियोजित शोषणकारी नीति का प्रभाव था। यानी जैसे ब्रिटेन और जो है फ्रांस या और भी जो डच पुर्तगाली जो भी थे, इन सभी की सोची समझी रणनीति थी और इन लोगों ने एक प्रकार से यहाँ पर आकर के शोषण किया। और जब शोषण किया तो फिर जब उस अवस्था में गए जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो चूंकि ये सब पहले से हमारे यहाँ अपने यहाँ उनके धन था ही, वो हमारे यहाँ का भी धन लेके गए तो उनके पास डबल धन हो गया, तो वो विकसित हो गए और हम अल्प विकसित ही रह गए। यह हमारा विकास अभी हो रहा है। ठीक है, आज भी अल्प विकसित देश निर्मित वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, मशीनरी और प्रौद्योगिकी के लिए पश्चिमी देशों पर ही पराधीन है, निर्भर है उन्हीं पर। इस प्रकार अल्प विकसित देशों का विकास अभी भी विकसित देशों पर ही निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुराना शोषण नवीन रूप में विद्यमान आज भी है। आज भी हमको कोई मटेरियल लेना होता है तो अभी हम अमेरिका, रूस और इन्हीं सब का मुंह देखते हैं। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्हीं सब का मुंह हम देखते हैं कि भाई यहाँ से हमको मंगाना है, ये रॉ मटेरियल मंगाना है, वो भी मंगाना है, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। काल्डोर मॉडल की मान्यताएं लिखिए। काल्डोर मॉडल क्या है भैया? मॉडल की मान्यताएं बता फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एज्यूम्पशन ऑफ मॉडल। काल्डोर की वृद्धि मॉडल निम्नलिखित पूर्व धारणाओं पर आधारित है। पहली धारणा, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के एक स्तर को पाने के लिए संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। यानी क्या होती है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के एक स्तर को पाने के लिए, कि उत्पादन का एक स्तर मिल जाए, उसके लिए संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। पहली बात, काल्डोर का वृद्धि मॉडल ये। दूसरी बात, उत्पादन के दो साधन हैं, पहला है पूंजी और दूसरा है श्रम। यानी एक है कैपिटल और दूसरा है लेबर। ठीक है, इस दृष्टि से आय को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है लाभ और एक होता है मजदूरी। श्रम जो होती मजदूरी और पूंजीपतियों को लाभ होगा। लाभ की सकल मात्रा बचा ली जाती है और मजदूरी की सकल मात्रा खपत कर ली जाती है। ठीक है, तीसरी बात, तकनीकी विकास पूंजी संचय की दर पर डिपेंड करती है। यानी कि जो तकनीकी विकास होता है, ये पूंजी आपके पास कितनी है उतना ही तकनीकी विकास आप कर पाएंगे, उतनी ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप किसी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे। मॉडल में प्रयोग की गई सभी समष्टि आर्थिक अवधारणाएं आय, मजदूरियाँ व लाभ, पूंजी, बचत और निवेश स्थिर मूल्यों में प्रकट की गई हैं। इसके अलावा इस मॉडल में मौद्रिक नीति एक अहम भूमिका निभाती है और मौद्रिक मजदूरी अस्थायी रहती है। इसके अलावा निवेश की दर अथवा निवेश का कुल आय से अनुपात को एक स्वतंत्र चर राशि माना गया है। अर्थात बचत करने की प्रवृत्ति यानी एसपी या एसडब्ल्यू में बदलाव होने पर निवेश में बदलाव नहीं होते हैं। अगर बचत में बदलाव होती तो निवेश में बदलाव नहीं होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया।
इसके अलावा सकल बचतें यानी सारी बचतें मजदूरियों में से की गई बचतों तथा लाभों में से की गई बचतों का योग होती हैं। यानी मजदूरियों से जो बचत होती है वो और जो लाभों से बचत होती है वो दोनों को जोड़ दो तो वो सकल बचत हो जाती है। सकल माने पूरी, कंप्लीट, होल, इंटायर। ठीक है। अगला पॉइंट, यह कीन्स की पूर्व रोजगार परिकल्पना पर आधारित है। कोल्डर का जो मॉडल है जिसमें कम समय में वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण पूर्ति बेलोच होती है। ठीक है। अगला है, यह मजदूरी वस्तु यानी कि बेस गुड्स के रूप में अस्थायी मजदूरी पर असीमित श्रम पूर्ति की मान्यता पर आधारित होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, आर्थिक शोध व विकास प्रक्रिया क्या होती है इसको बताएं। आर्थिक शोध यानी इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। देखिए, शोध और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है समझते हैं। देखिए, आर्थिक विकास के सतत सुधार में, सतत माने लगातार, कंटिन्यूअसली, सतत सुधार में टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़रूरी होता है कि आपका क्या विकास हो भाई, टेक्नोलॉजी का विकास हो। तकनीकी विकास वस्तुतः शोध, अन्वेषण और नव परिवर्तन के संयोग का नतीजा होता है। अगर आपके यहाँ पर रिसर्च हो रही है, खोजबीन हो रही है, अन्वेषण हो रहा है और नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम प्रकार के रिसर्च वगैरह हो करके तमाम नियम कायदे बन रहे हैं, तो ऐसा देश आगे बढ़ेगा। तो इन सभी को अगर जोड़ लें तो जाकर के नतीजा निकलता है, वो निकलता है आर्थिक विकास। शोध तथा अन्वेषण की वे क्रियाएं होती हैं जो ज्ञान का निर्माण करती हैं, तथा विकास व नव परिवर्तन वे क्रियाएं होती हैं जो नवीन ज्ञान का उत्पादन कार्य में उपयोग करती हैं और उत्पादन को बढ़ाती हैं, लाभ कमाती हैं। इस प्रकार शोध और अन्वेषण ही प्राविधिक परिवर्तन का आधार होता है। प्रोफेसर किंडल बर्जर कहते हैं कि प्राविधिक प्रगति का अर्थ किसी व्यवसाय में प्रयुक्त ज्ञान और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। इसके द्वारा उसी मात्रा में साधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अथवा उसी मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्रा कम करी जाती है या कम साधन की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका प्रभाव पुराने उत्पादन की अधिक मात्रा के स्थान पर जो है, पुराने यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पुराने उत्पादन की अधिक मात्रा के स्थान पर क्या होता है, अधिक उपयोगिता वाले नए उत्पादन के रूप में भी हो सकता है। प्रोफेसर सुम्पीटर महोदय बड़े अच्छे इतिहास मतलब हिस्ट्री इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं, अर्थशास्त्री हैं, कि प्राविधिक प्रगति का अर्थ अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों के ऐसे जुड़ाव या ऐसे संयोग का प्रवेश होता है जो पहले संभव नहीं अथवा प्रयुक्त नहीं किया गया था। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे आंतरिक साधन के रूप में प्रवेश दिया जाता है और जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर आर्थिक संक्रांति की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तकनीकी विकास में सहयोग देने वाले विभिन्न तत्वों के सापेक्ष महत्व एवं स्वयं उन्नति की रफ्तार भी कई देशों में उनकी विकास अवस्थाओं व सामाजिक आर्थिक शक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। बेसिकली तकनीकी विकास के द्वारा ही आर्थिक विकास होता है, ये बात इसमें बताई गई। ठीक है, आगे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता जिसको IFA बोलते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन जो है, इंटरनेशनल फॉरेन AID बोलते हैं इसको। ठीक है, एड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता IFA, इंटरनेशनल फॉरेन एड से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरनेशनल फॉरेन एड। विदेशी सहायता से तात्पर्य दूसरे देश से प्राप्त होने वाले ऋणों और अंशदानों से लगाया जाता है, कि जो हमको दूसरे देशों से मिलता है, हमारे दूसरे देशों से हमको जो मदद मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के अनुसार विदेशी सहायता गैर सैनिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त यानी जो प्राप्त है प्रत्यक्ष अनुदान एवं विशुद्ध दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इनमें उन पूंजी आगमनों का भी समावेश होता है जो बाजार के सामान्य प्रोत्साहनों से संबंधित या संभव नहीं होते। ठीक है, सरल शब्दों में अगर इसी चीज़ को कहें तो विदेशी सहायता से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश को वास्तविक साधनों एवं कुशल जानकारी का वह हस्तांतरण है जो बाजार शक्तियों के क्रियान्वयन से संभव नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये बताएगा कि विदेशी सहायता से तात्पर्य क्या होता है, एक देश से दूसरे देश को वास्तविक साधनों और कुशल जानकारी का वह हस्तांतरण या वह देना जो बाजार शक्तियों के क्रियान्वयन से संभव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या आता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ITO बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 4 चीज़ें बेसिकली शामिल हैं, वैसे कई सारी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, ऐसे और 2 चीज़ें अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पहला है विश्व बैंक, इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंतर्गत विश्व बैंक काम करता है। वाशिंगटन DC जो अमेरिका में है, यहीं पर इसकी राजधानी, मतलब यहीं पर इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का, ठीक है। यहाँ पर मुख्यालय विश्व बैंक की, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य अस्थायी समाधानों के लिए काम करना है जो गरीबी को कम करते हैं और विकासशील देशों में साझा समृद्धि का निर्माण करते हैं। विश्व बैंक 5 संस्थानों, खास करके IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA यानी मिगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और ICSID अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ साझेदारी में अपना मिशन पूरा करता है। निवेश विवादों का निपटान जो होता है ये इन्हीं सभी के माध्यम से किया जाता है। कुल मिलाकर के विश्व बैंक में IBRD, ठीक है, IDA, IFSC, IFC, MIGA, ICSID, ये तमाम प्रकार के इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि विश्व बैंक के रूप में काम करते हैं और देशों को सहयोग देते हैं, लोगों को ऋण देते, देशों को ऋण देते हैं, अलग अलग देश को ऋण देते हैं कि ताकि उनका विकास हो सके। अगला चीज़ शामिल है UNO में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल है। देखिए, वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय स्थित है। IMF की स्थापना हुई, IMF इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी, मतलब कि हाँ मॉनेटरी फंड, ठीक है। स्थापना 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व के साथ की गई थी। यह उत्पादकता, दक्षता, रोजगार सृजन, कल्याण के लिए आवश्यक वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देने के वाली एक आर्थिक नीतियों का समर्थन करने की एक संस्था है और इस समर्थन करके अपने सभी 190 सदस्य देश थे उनके लिए सतत विकास को स्थापित करने और प्राप्त करने के लिए काम करती है। इसमें कितने सदस्य थे? 190 सदस्य थे जिनके लिए ये एक प्रकार से काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, सभी देशों से इसमें फंडिंग होती है और ये इन देशों की मदद भी करता है समय आने पर, जैसे कोई देश दिवालिया हो गया, कुछ ही दिक्कतें आ गई तो उसको ये चीज़ें मिलती हैं। अगला जो शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो शामिल क्या है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत की गई थी। किस समझौते के तहत? मार्केस समझौते के तहत की गई थी। यहीं से आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं, कई सारे बनेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी के लिए खुले व्यापार के लिए काम करता है और यह एक मंच प्रदान करता है जो मुक्त और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को कम करने के लिए समझौतों पर बातचीत करता है। विश्व व्यापार संगठन होता है जो विश्व को व्यापार करने के जो नियम कायदे होते हैं, कैसे व्यापार करना है, किस किस नियमों का पालन करना है, इन सभी को लेकर के काम करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए आती रहती। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला है आपका, वो है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपाइंस, ठीक है। कहाँ पर है भाई? मनीला यानी फिलीपाइंस, मनीला फिलीपाइंस में है। ADB का यानी एशियाई विकास बैंक को ADB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका दृष्टिकोण एक समृद्ध, समावेश, लचीला, टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र है। एशिया और प्रशांत महासागर का एरिया। इसके प्रयासों का उद्देश्य अत्यधिक गरीबी को मिटाने और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण देना, अनुदान देना, तकनीकी सहायता देना और इक्विटी निवेश करना, ठीक है। इसके साथ साथ अपने सदस्यों की सहायता भी करना इसका काम है एशियाई विकास बैंक का। तो इस तरीके से ये भी काम करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सोलो क्या है? सोलो मॉडल का सार बताएं। सोलो मॉडल का सार, सबस्टेंस ऑफ सोलो मॉडल। पहला सार ये है कि सोलो मॉडल हैरड डोमर मॉडल का ही एक वैकल्पिक प्रारूप है जिसमें 9 प्रतिष्ठित उत्पादन फलन का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। दूसरी बात, सोलो मॉडल में हैरड डोमर मॉडल की स्थिर अनुपातों वाली मान्यता को छोड़ करके से सभी पूर्व कल्पनाओं को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा सोलो ने अपने मॉडल में साधनों के प्रतिस्थापन और घटते हुए प्रतिफल की संभावनाओं को शामिल करके हैरडियन सतत विकास के मार्ग में अंतर्निहित अस्थिरता को दूर कर दिया है, ठीक है। इस मॉडल ने अपने सरलतम रूप में
निम्न दो उपयोगों को जन्म दिया है। पहला है अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में एक ऐसी संतुलित विकास दर से प्रगति करती है जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर के बराबर होती है। क्या? अर्थव्यवस्था लंबे समय में एक ऐसी संतुलित विकास दर से प्रगति करती है, प्रोसेस करती है अर्थव्यवस्था, जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर के बराबर होती है इस मॉडल में। ठीक है। दूसरी बात, संतुलन दर अस्थायित्व की विशेषता से संपन्न होती है। दूसरे शब्दों में, यदि किन्हीं कारणों से बचत दर अथवा श्रम शक्ति दर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था संतुलित विकास पथ से भटक जाती है तो उसकी पुनः संतुलित विकास पथ पर लौटने की संभावना पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात में आवश्यक परिवर्तनों की समायोजन प्रक्रिया पर आश्रित होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर सोलो ने अपने मॉडल का निष्कर्ष यूँ प्रस्तुत किया है कि जब परिवर्ती समानुपातों तथा पैमाने की स्थिर प्रतिफलों की सामान्य नक्सालिक परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पादन होता है तो वृद्धि की प्राकृतिक तथा अभीष्ट दरों में कोई साधारण विरोध संभव नहीं है। कोई छुरी धार संतुलन नहीं भी हो सकता। व्यवस्था श्रम शक्ति की वृद्धि की किसी भी दी हुई दर से समायोजन कर सकती है। ठीक है, और अंततः स्थिर समानुपातिक विस्तार की यह व्यवस्था तक पहुंच सकती है। अर्थात इसका सूत्र होता है डेल्टा के बराबर डेल्टा एल अपान एल बराबर डेल्टा वाई अपान वाई। ठीक है, ये सोलो मॉडल की एक सूत्र है, तो आपसे पूछेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए आती रहती हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताएं। आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहली विशेषता, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। क्या है आर्थिक विकास? आर्थिक विकास एक प्रोसेस है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक प्रोसेस है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जैसे कि एक देश में 100 लोग रहते हैं और पूरे देश की कमाई 20,000 रुपये है। ठीक है, एक देश में 100 लोग रहते हैं और 20,000 रुपये एक देश की कमाई है, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, मतलब कि यह मान सकते हैं कि नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगी 0 काट दो, एक व्यक्ति 200 रुपये कमा रहा है तो ये 200 रुपये प्रति व्यक्ति आय होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगती है आर्थिक विकास से। इसके अलावा शुद्ध आय में निरंतर वृद्धि होने लगती है और निर्धनता और असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? देखें, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान, यानी एक साल में आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक साल के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ और कितने साधनों को हमने बनाया, उसका जो बाजार का मूल्य होता है वही आपका राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, नेशनल इनकम कहलाती है। वास्तविक आय से क्या तात्पर्य है? देखिए, वास्तविक आय से तात्पर्य किसी देश की मौद्रिक आय का स्थिर कीमतों पर लगाए जाने वाले अनुमान से होता है। यानी कि किसी देश की मौद्रिक आय पर स्थिर कीमतों पर लगाए जाने वाला अनुमान ही वास्तविक आय होता है। वैयक्तिक आय क्या होता है? वैयक्तिक आय की अगर बात की जाए तो एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आय के योग को वैयक्तिक आय कहते हैं। तो वैयक्तिक आय को क्या कहते हैं? एक साल में एक देश के जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी परिवार हैं उन सभी के आय जो वास्तव में वो कमाते हैं उन सभी का जोड़ लें, उन सभी को इकट्ठा कर लें तो वो जितनी प्राप्त होगी वही वैयक्तिक आय कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा करी जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ह्रास व्यय किसे कहते हैं? देखिए, एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष मतलब कि एक साल मान सकते हैं, एक कार्य वर्ष जो मान सकते हैं जिसमें उत्पादन हो रहा है। एक लेखा वर्ष में उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और घिसावट को ह्रास व्यय कहा जाता है। ठीक है,
यानी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में जो टूट फूट हो जाती है, घिसावट हो जाती है, उसी को ह्रास व्यय कहते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध आय का योग होता है। जब हम अप्रत्यक्ष कर को शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध आय को सबको जोड़ देते हैं और राष्ट्रीय आय को भी उसमें जोड़ देते हैं, तब जाकर के हमको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। यानी राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष कर शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध आय सभी को मिला दो, तब जाकर के राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बनती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? देखिए, किसी देश में एक वर्ष के अंदर पैदा की गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहा जाता है? तो किसी देश में एक साल के अंदर पैदा की गई जितनी भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है, या राष्ट्रीय आय भी इसकी गणना कर देता है। व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य आय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य आय क्या होती है? देखिए, एक देश के लोगों के द्वारा जो आय एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की जाती है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण आय माइनस अविभाजित कंपनी लाभ माइनस कंपनी आयकर माइनस सामाजिक सुधार अंशदान। ठीक है। व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग पर जो आय वास्तव में व्यय की जाती है उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। यानी व्यक्ति और परिवार पर जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसी को व्यय योग्य आय बोलते हैं। ठीक है। व्यय योग्य आय बराबर राष्ट्रीय आय में से जब हम व्यावसायिक बचत, अप्रत्यक्ष कर, व्यक्तियों व्यवसाय पर प्रत्यक्ष कर, हस्तांतरण भुगतान सभी को जोड़ करके जब राष्ट्रीय आय से घटा देते हैं, तब जा करके हमको जो है व्यय योग्य आय प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है बाबू। प्रश्न, निर्धनता के दुष्चक्र से क्या तात्पर्य है? निर्धनता का दुष्चक्र विभिन्न तत्वों के वित्तीय संबंध का द्योतक है जो एक दूसरे से मिल करके इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करते हैं कि देश गरीबी की स्थिति में जकड़ा रहता है। ठीक है। तो देश में गरीबी जो होती है बनी रहती है, निर्धनता वही स्थिति होती है। निर्धनता तब कही जाती है जब एक व्यक्ति और उसके आश्रित जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, या उनको सामान्य जीवन जीने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति को निर्धनता कहा जाता है या गरीबी कह सकते हैं। सॉरी। प्रश्न अगला, निर्धनता का अर्थ बताइए। निर्धनता का अर्थ क्या है? निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। बुनियादी मतलब जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको नहीं पूरा कर पाता। जब समाज का एक बहुत बड़ा अंग न्यूनतम जीवन स्तर, यानी कि जो उसका स्तर है जीवन, जो उसके जीवन जीने के लिए भी उपयोगी नहीं है और उससे भी स्तर नीचा गिर जाता है आय का, और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है, तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक गरीबी विद्यमान है, और वही व्यापक गरीबी जो होती है निर्धनता कही जा सकती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सापेक्ष निर्धनता या गरीबी क्या होती है? सापेक्ष निर्धनता या गरीबी क्या है? देखिए, सापेक्ष निर्धनता यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के निचले 5% से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5% या 10% आय समूह के साथ की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी की स्थिति को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। निरपेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है? निरपेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता से मतलब होता है किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, यानी किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान रखा जाए और निर्धनता को माप किया जाए, वही होता है निरपेक्ष निर्धनता। अधिकतर देशों के प्रति व्यक्ति उपयोग की जाने वाली कैलोरी तथा न्यूनतम उपयोग स्तर द्वारा निर्धनता को मापने का प्रयत्न किया जाता है कि उस देश का प्रत्येक व्यक्ति कितनी कैलोरी ऊर्जा ले रहा है, या फिर वह उपभोग का स्तर उसका कैसा है, इसके द्वारा, या उसका न्यूनतम उपभोग स्तर, उसके द्वारा एक प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे कौन से लोग हैं उसके अकॉर्डिंग निर्धनता एक प्रकार से बताई जाती है, निर्धनता का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। भौतिक जीवन कोटि निर्देशांक को बताइए। देखिए, भौतिक जीवन कोटि निर्देशांक क्या होता है? हेडिंग डालेंगे, भौतिक जीवन कोटि निर्देशांक। मॉरिस डी मॉरिस एक इतिहासकार मतलब कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि इन्होंने एक वर्ष पर जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर
तथा साक्षरता तीनों को मिला करके समन्वित निर्देशांक निर्मित किया, जिसे उन्होंने जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक कहा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक क्या होता है, जिसमें एक वर्ष पर जीवन की प्रत्याशा क्या है, बाल मृत्यु दर क्या है और साक्षरता कैसी है उस पर्टिकुलर एरिया की और उस देश की। तो इसको एक प्रकार से अगर मिला दें तो इसी को समन्वित निर्देशांक निर्मित किया, जिसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक कहा। उच्च आर्थिक विकास का संकेतक होता है, यानी कि उच्च PQLI जो होता है उच्च आर्थिक विकास का संकेतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचकांक, जिसको आप HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 सामाजिक सूचकों का एक निश्चित समूह होता है, सूचक होता है। पहली बात तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ये भी शामिल है कि भाई जीवन प्रत्याशा कितनी है, किसी व्यक्ति की जीने की क्या इच्छा है। शैक्षणिक उपलब्धि का सूचकांक, जिसको EI बोलते हैं, ठीक है, यानी कि शैक्षिक स्तर कैसा है उस देश का। आय निर्धारण का सूचकांक II, यानी कि एक प्रकार से आय निर्धारण का क्या सूचकांक है। तो इन सभी को मिला करके तब बनता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर के 1 के बीच विचरण करता है, वेरी करता है। 1 अधिकतम मानव विकास की स्थिति को दिखाता है, जबकि 0 जो होता है न्यूनतम मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये 2 मुद्दों पर काम करता है। 3 मुद्दों पर, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षणिक उपलब्धि का सूचकांक और आय निर्धारण का सूचकांक मानव विकास के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, इसी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव विकास सूचकांक के 2 प्रकार बताइए। मानव विकास सूचकांक के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है, वैसे 2 प्रकार, इनमें से पहला है असमानता समायोजन और मानव विकास सूचकांक। असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक, जिसको IHDMI कहते हैं, IHDI कहते हैं। दूसरा है लैंगिक विषमता सूचकांक, यानी लिंग के आधार पर जब हम देखते हैं सूचकांक को, ठीक है, एक असमानता और एक लैंगिक विषमता, ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, संधारणीय अथवा अस्थायी विकास क्या है। संधारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी के लिए, संधारणीय विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी कि एक ऐसा विकास किया जाए जिससे क्या हो कि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं, हमारी ज़रूरतों को पूरी होने के साथ साथ हमारे बच्चे की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ऐसा विकास किया जाए। यानी कि जैसे उत्पादनों का या उत्पत्ति के साधनों का इतना दोहन ना कर ले कि आने वाली पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग ही ना कर पाए। यानी उत्पादनों के उचित या विवेक संबद्ध दोहन से या विवेकपूर्ण तरीके से जब हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं, उससे सतत विकास का मतलब लगाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, वर्तमान पीढ़ी की में कटौती किए बिना भावी पीढ़ी के जो जो संसाधन है वो बचे रह सके। यानी हम ऐसा नहीं कि संसाधनों का दोहन ही ना करें, संसाधनों का प्रयोग ही ना करें, संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चा भी जो है आएगा या उसका बच्चा भी होगा या आने वाली जो पीढ़ी आएगी वो एक प्रकार से वो भी लाभान्वित हो पाए उससे। तो ऐसा विकास, सतत विकास, संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय संकट क्या है। इन्वायरमेंटल जो संकट होता है, पर्यावरणीय संकट क्या बताएं। देखिए, पर्यावरणीय संकट की बात की तो पर्यावरण संकट एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति है को संदर्भित करता है जब पर्यावरण जीवन निर्वाह के अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने में सफल या विफल रहता है। यानी कि पर्यावरणीय संकट ये होता है कि पर्यावरण जो होता है, यानी पर्यावरणीय संकट में जैसे वायु की क्वालिटी कम हो जाए, जल की क्वालिटी कम हो जाए या ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाए, तो इससे क्या होता है कि इतने ज़्यादा ध्वनि हो जाए जिससे एक प्रकार से आपका कान या जो प्रकृति है वो उसको सर्वाइव ना कर पाए। इतना ज़्यादा पानी गंदा ना कर दे कि पानी की जो क्वालिटी है कि वो पानी गंदा होते हुए भी एक प्रकार से वो शुद्ध बन जाए। यानी जो उसके अंदर जो शक्ति है कि वो पानी को शुद्ध करे, वो शुद्धता उसकी ख़त्म हो जाए, यानी कि वो उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि वो अपने चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर पाए। पर्यावरण की जो एक प्रकार से क्वालिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से क्रिया ना कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर देती है। आजकल पर्यावरणीय संकट बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है।
पर्यावरण में आपको बता दूं, अगर परिवर्तन नहीं हुआ, पर्यावरण में अगर ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है जो प्रदूषण करती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण गर्म होगा तो क्या होगा? वातावरण गर्म होने से पूरा का पूरा हवाएं गर्म हो जाएंगी, हवाएं जाकर ग्लेशियर से टकराएंगी, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, उनसे टकराएंगी। जब उनसे हवाएं टकराएंगी तो फिर क्या होगा? वो जल पिघलेगा, यानी बर्फ़ पिघलेंगे। अब बर्फ़ खूब पिघलेंगे, नदियों में जल बहुत तीव्र गति से बहेगा। नदियों में जब जल बहेगा तो बांध, चूँकि नदियों पर बनाए जाते हैं तो बांध रोकेंगे जल। जल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जब बांध से जल छोड़ दिया जाएगा या बांध टूट जाएगा या जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या बांध पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दबाव से भूकंप भी आ सकता है उस एरिया में जहाँ पर बांध बना हुआ है, उसके आस पड़ोस में। ठीक है, साथ ही साथ में पानी छोड़ देंगे तो बाढ़ भी आ जाएगा। समुद्र के, चूँकि नदियाँ समुद्र में गिरती तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा, समुद्र में उफाल आ जाएगा। समुद्र के जो किनारे के द्वीप हैं, मुंबई वगैरह, वो सब धीरे धीरे एक प्रकार से समुद्र में आने लगेंगे। जो द्वीप वगैरह हैं, अंडमान वगैरह, या फिर जो भी द्वीप वगैरह हैं समुद्र में, या जो तटीय इलाके हैं, वो एक प्रकार से खतरे में आ जाएंगे। तो ये सब पर्यावरण संकट को ही दिखा रहा है। पर्यावरण के हिसाब से हमको अपने हिसाब से पर्यावरण के साथ ताल से ताल मिला करके चलना होगा। तो जो गाना है कि ताल से ताल मिला, तो पर्यावरण के साथ हमको ताल से ताल मिलाना पड़ेगा, अन्यथा पर्यावरण हमारा निरसन कर देगी, एलिमिनेट कर देगी हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न आ चुका है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त लेख या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बारीकी के साथ इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकार ने हाल ही में रक्षा, नागरिक उड्डयन मतलब उन्नयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके एफडी नीति व्यवस्था में बदलाव किए, एफडीआई नीति में बदलाव किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा का एक समान नहीं है। इसके अलावा एफडीआई को दो अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है। पहला है स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक, और दूसरा है सरकारी अनुमोदन के माध्यम से। तो एक तो स्वचालित है और दूसरा सरकारी अनुमोदन के माध्यम से। ठीक है, एफडीआई जो है काम करती है। स्वचालित मार्ग में विदेशी संस्थाओं के निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी फर्म या कोई विदेशी उद्योगपति जो है आता है भारत में जो है उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई कंपनी स्थापित करने के लिए, तो उसको पहले से अनुमोदन की आवश्यकता होती है सरकार से। तब पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें निर्धारित समयावधि में निवेश की मात्रा के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा कि हम कितना निवेश करने वाले हैं, कैसे कैसे पूरी ब्यौरा देना होगा सरकार को। विशिष्ट क्षेत्र में एफडीआई सरकारी अनुमोदन के माध्यम से होता है। पहले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि जिसको आप कहते हैं FIPB को प्रत्येक विदेशी निवेश को मंजूरी देनी होती थी, किंतु 2017 से सरकार के द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। जो ये था आपका विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, पहले ये डिसाइड करता था कि कौन सी कंपनी भारत में आएगी, कौन सी कंपनी नहीं आएगी, विदेशी कंपनी कितना निवेश करेगी, कैसे करेगी, किन मुद्दों पर करेगी, सब यही डिसाइड करती थी। ठीक है, लेकिन 2017 में जून महीने में सरकार ने, मोदी सरकार थी, ठीक है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त किए जाने के बाद विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी देने का कार्य मौजूदा एफडीआई नीति और फेमा विनियोगों के तहत संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंपा गया। एफडीआई नीति और फेमा विनियोगों के तहत जो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंप दिया गया। इसमें खनन, रक्षा, छोटे हथियारों के मामले, प्रसारण क्षेत्र, प्रिंट मीडिया, नागरिक उन्नयन, उपग्रह, टेलीकॉम, निजी सुरक्षा एजेंसियां, एकल ब्रांड, मल्टी ब्रांड और खाद्य उत्पादों के व्यापार, कुछ विपरीत सेवाएं तथा फार्मास्यूटिकल ऐसे अधिसूचित क्षेत्र हैं जिनमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब सरकारी अनुमोदन करना पड़ेगा। ये इन मुद्दों पर अगर आपको काम करना है तो इन मुद्दों पर पहले, या इन मुद्दों को लेकर के कोई व्यापार करना तो पहले आपको एफडीआई की नीति वगैरह को फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ कर पाएंगे। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैसे होता है? खुदरा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डायरेक्ट तरीके से। देखिए, कैबिनेट सचिव तत्कालीन अजित सेठ
की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर 24 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51% या 51% एफडीआई की मंजूरी तथा सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51% की जगह 100% एफडीआई की मंजूरी दी, जो 10 जनवरी 2012 से प्रभावी हो गई है और चल रही है। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या है? देखिए, वैसे रिटेल स्टोर जहाँ सारे उपलब्ध उत्पाद एक ब्रांड से संबंधित होते हैं तो वह सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर कहा जाता है। जहाँ क्या होता है, जहाँ सारे उपलब्ध उत्पाद एक ब्रांड होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वह सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर कहलाता है। जबकि वैसे रिटेल स्टोर जहाँ सारे उपलब्ध उत्पाद एक से अधिक ब्रांड से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, अर्थात कई ब्रांडों के होते हैं, तो उसे मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर कहा जाता है। रीबॉक का शोरूम सिंगल ब्रांड रिटेल का उदाहरण है। ऐसे रीबॉक का कोई शोरूम है तो वहाँ पर सारी चीज़ें रीबॉक की मिलेंगी, जबकि रीबॉक, एडिडास, लिबर्टी, लेवाइस आदि ब्रांडों संबंधित एक शोरूम मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर का उदाहरण है। जैसे कि मल्टी ब्रांड रिटेल में जैसे एक शॉपिंग मॉल है, जैसे कि बी मार्ट हो गया। अब बी मार्ट में आपको कई कंपनी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे कि अभी एक स्टोर है कोई चीज़ का, जैसे कि रीबॉक का स्टोर है, एडिडास का अलग स्टोर है, तो वहाँ पर केवल एडिडास के जूते, एडिडास के चप्पल या जो भी एडिडास कंपनी बनाती होगी उस तरीके की वो चीज़ें आपको केवल एडिडास की ही मिलेंगी। तो वो आपका होता है बेटा क्या, वो होता है आपका सिंगल ब्रांड जो है स्टोर। और ये जो होता है मल्टी ब्रांड, इसमें कई सारे जैसे लेवाइस, लिबर्टी, एडिडास, रीबॉक, मुफ्ती, तमाम प्रकार की चीज़ों की कंपनियों की एक प्रकार से माल वहाँ पर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई से मिलने वाले संभावित लाभ क्या होते हैं? एफडीआई से क्या लाभ होता है मल्टी ब्रांड रिटेल में? देखिए, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का बेहतर विकास होता है। तो फूड चेन का बेहतर विकास होता है किससे? एफडीआई से, ठीक है, मल्टी ब्रांड रिटेल में। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक लगेगी इससे, ठीक है। तीसरी बात, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होगा, यानी गांव के इलाकों में भी रोजगार जो है पनपेगा। इसके साथ साथ छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के स्टोर शहर के बाहरी सीमा में खुलेंगे, जिससे क्या होगा कि छोटे दुकानदार जो हैं वो भी अपनी रोजी रोटी बनाए रखेंगे और वो भी अपना खर्चा चलता रहेगा उनका, छोटे दुकानदार को प्रभावित नहीं करेंगे। इससे मझोले कारोबारियों को फायदा होगा एवं उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे। इसके अलावा देश के संगठित रिटेल के विस्तार में मदद मिलेगी और आपूर्ति जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में निवेश होगा, ठीक है। यानी लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला मल्टी ब्रांड रिटेल में। उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की श्रृंखलाएं खत्म हो जाएंगी, कोई जो बिचौलिया होते थे वो खत्म हो जाएंगे। लोगों को उचित दाम पर सामान उपलब्ध होगा और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कई नियम कायदे हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक चीज़ और मान लेते हैं, आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या इससे और 2 पीडीएफ और महासंग्राम के हैं इसके पेपर 1 के, ठीक है, तो उसको भी आपको मिल जाएगा। एसएमएस करना 9161 और पेपर 2 का भी एक है 9161 93 60 62। पेपर 2 में 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो पेपर 2 का मैं देखूंगा, जो भी हमारे पास उपलब्ध होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप या जो भी होगा मैं व्यवस्था करूँगा। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएँ करी गई हैं। अगर आपको केवल जो है 5th सेमेस्टर का कोर्स में जो है या 5th सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अगर आपको 6th सेमेस्टर का केवल प्राप्त करना, 6th सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है तो जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए भी 100 रुपीज़ पेमेंट लगेंगे। आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको 5th और 6th का दोनों का चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो सब्जेक्ट को करिकुलर विथ को करिकुलर भी आपका, जैसे 5th सेमेस्टर है बाबू और 6th सेमेस्टर है, तो दोनों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। जैसे 6th सेमेस्टर ग्रुप में जुड़ जाएंगे, 6th सेमेस्टर क्लास जल्दी प्रारंभ होगी, पीडीएफ नोट्स वहाँ पर मिलेंगे, और 5th सेमेस्टर की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा के लिए, वो सब मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। दोनों की मात्र फीस 150 रुपीज़ ही होगी, जिसमें पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए लेक्चर है, तो 6th सेमेस्टर वाले बच्चे सारे जुड़ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए, जैसे आप अगर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से तो आप जुड़ सकते हैं, आप डीडीयू वाले हैं तो भी जुड़ सकते हैं। अगली बार मैं व्यवस्था करूंगा कि सभी सब्जेक्ट का, चूँकि केवल इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, बाकी लगभग सभी का दिया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, सहारनपुर, इसके अलावा अलीगढ़,
इसके अलावा आप देखेंगे ये अलीगढ़ की है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, सब के लिए मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा शाकंभरी यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका कौन हो सकता, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है। JNVU यानी जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा MJPRU बरेली, ठीक है, MJPRU बरेली, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय बच रहे हैं, जैसे आपका CSJMU, ठीक है। आप चाहे मतलब सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, सभी सेमेस्टर के कोर्स जो है व्यवस्था है, तो जो भी सेमेस्टर का आपको जुड़ना होगा, हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 100 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 सेमेस्टर की एक साल देंगे तो आपको 150 रुपीज़ ही पड़ेगा, 150 रुपये ही पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप सेकंड सेमेस्टर का भी चाह रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर वाले ग्रुप में भी हम जुड़ जाएँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो आपके पास सेंड ही कर दिया जाएगा और सेकंड में भी आपको जुड़ जाएगा, उसके लिए 150 लगेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। CSJMU हो गया, CCSU हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया आपका। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपके लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली हो गया, सभी विश्वविद्यालय BHU वगैरह हो गया। सभी में लगभग आप देखेंगे कि चीज़ें, सिलेबस देखें, अगर BHU वगैरह का थोड़ा सिलेबस भिन्न है, दिल्ली का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट लगभग मैं आपका ही मान कर, तो ये विश्वविद्यालय वाले आप जोड़ सकते हैं, सभी लोग बच्चे हमारे साथ, ठीक है। चले आगे हम बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की परिभाषा दीजिए। देखिए, आर्थिक समृद्धि कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहले विद्वान है मायर कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि, यानी लंबे समय में वृद्धि होती है। यानी किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति कैपिटा इनकम, मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसी होती है, जैसे किसी देश में कि किसी देश में 200 व्यक्ति रहते हैं और उस देश की एक साल की कमाई 40,000 रुपये है, ठीक है। तो इसको निकालने प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, 0 काट दो, 0 काट दो, यानी कि जो 2 से 2 का 2 2 4, एक व्यक्ति कितना कमाता है, 200 रुपये कमाता है। एक व्यक्ति कितना कमाता है बेटा, 200 रुपये कमाता है, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 200 है। राष्ट्रीय आय कितनी है, 40,000 है, ठीक है। जनसंख्या कितनी देश की, 200। यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को भाग देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या निकलता है, आपका प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो आर्थिक समृद्धि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो लंबे समय में उसकी बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है। साल्वत्री कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकाल तक के लिए उस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय में वृद्धि होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ठीक है, सकल यानी कि आपका होता है ग्रास नेशनल उत्पाद या प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इसमें वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है, यही आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि की परिभाषा है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ आपने समझा। इकोनॉमिक एक ग्रोथ एक प्रक्रिया जो लंबे समय में प्रति कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करती है। जबकि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व का कोई भी देश मानवीय प्रयत्नों के द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अपनी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके देश में गरीबी तथा आर्थिक विषमता को समाप्त करके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। यानी आर्थिक विकास जो होता है उसमें एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि शामिल हो जाती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक अंग मान सकते हैं, ठीक है। हार्वे लिमस्टीन कहते हैं कि विकास में किसी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि करना निहित है, ठीक है। यानी विकास में किसी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि करना निहित होता है। मायर और बाल्डविन कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसकी जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, जो रियल नेशनल इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होती है एक लंबे समय में, एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा, वो आर्थिक विकास होती है। प्रोफेसर W रोस्टो कहते हैं कि क्या कहते हैं
कि आर्थिक विकास एक और पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि करती है या उसकी वृद्धि की दरों के मध्य, और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय जीडीपी में वृद्धि होती है, जीएनपी, मतलब सब में वृद्धि आपको दिखती है। वही राष्ट्रीय मतलब कि वही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न, निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं? बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। निर्धनता यानी गरीबी का दुष्चक्र एक ऐसी वृत्ताकार प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ निर्धनता से होता है और अंत भी निर्धनता से होता है। यानी एक ऐसी वृत्ताकार प्रक्रिया है गरीबी का दुष्चक्र, चक्र माने वृत्ताकार प्रक्रिया ही, जिसका प्रारंभ निर्धनता से होता है और निर्धनता पर ही समाप्त होता है। दूसरे शब्दों में निर्धनता का कारण निर्धनता है और निर्धनता का परिणाम भी निर्धनता है। यही निर्धनता का दुष्चक्र होता है। निर्धनता की वजह से और निर्धनता आती है और निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता जाता है। निर्धनता अपनी जननी स्वयं है, ठीक है, निर्धनता अपनी जननी स्वयं, निर्धनता जो है स्वयं ही निर्धन है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर रागनर नर्क्स कहते हैं कि इसी औचित्य का समर्थन करते हैं कि निर्धनता स्वयं अपनी जननी है। उनके अनुसार किसी देश की गरीबी निर्धनता की मुख्य या गरीबी या निर्धनता की मुख्य बाधा उसकी अपनी गरीबी होती है। यह गरीबी आर्थिक स्तर पर आय पूंजी साधन के रूप में प्राप्त हो सकती है, यानी आय के रूप में भी हो सकती है, पूंजी के रूप में भी हो सकती है और साधन के रूप में भी हो सकती है। तो गैर आर्थिक स्तर पर नवीनता को स्वीकार न करने, उद्यमशीलता और वैज्ञानिक सोच के अभाव के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये हो सकती है आपकी निर्धनता। प्रोफेसर बिनसलो कहते हैं कि निर्धनता एक ऐसे रोगी के समान है या ऐसे रोग के समान है या ऐसे रोगी के समान है जो अपनी शारीरिक शिथिलता के कारण, क्या होता है भैया, जो अपनी शारीरिक शिथिलता की वजह से या उसके कारण रोगग्रस्त होता है और रोगग्रस्त होने के कारण से शारीरिक रूप से शिथिल बना रहता है, वह होती निर्धनता। निर्धनता में व्यक्ति अपना और अपने आश्रितों का पेट पालन नहीं कर पाता, अपनी ज़रूरतें और अपने आश्रितों की ज़रूरतों को सही तरीके से नहीं पूरा कर पाता, यहाँ तक कि वो रोटी कपड़ा मकान की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर पाता निर्धन व्यक्ति। निर्धनता वही होती है निर्धनता, ठीक है, बहुत बुरी सिचुएशन होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, अधिकांश अल्प विकसित या अल्प विकास देश की अर्थव्यवस्था द्वैतवादी चरित्र का होता है। अर्थशास्त्रियों ने द्वैतवाद के अनेक रूपों का उल्लेख किया, जैसे कि आर्थिक द्वैतवाद, सामाजिक द्वैतवाद, प्रौद्योगिक द्वैतवाद और वित्तीय द्वैतवाद। संक्षेप में द्वैतवाद का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में किसी इकोसिस्टम में दो परस्पर विरोधी ढांचों का एक साथ पाया जाना। जब दो विरोधी ढांचे एक साथ पाए जाते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, वही सिचुएशन द्वैतवादी अर्थव्यवस्था कही जाती है, द्वैतवाद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एक बाजार अर्थव्यवस्था है कोई, दूसरी जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, एक शहरों के निकट तो दूसरी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक पूरी तरह विकसित तो दूसरी पूर्ण रूप से पिछड़ी होती है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आपकी द्वैतवादी अर्थव्यवस्था है। एक शहरी अर्थव्यवस्था है और एक दूसरी जो है ग्राम स्तर की अर्थव्यवस्था है। एक बाजार अर्थव्यवस्था है, दूसरी निर्वाह जीवन अर्थव्यवस्था जो केवल अपना पेट पालन करके गुजारा कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू। प्रश्न है, आर्थिक विकास की विशेषताएं बताएं। आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं? देखें, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक सस्टेनेबल प्रोसेस होता है, लगातार प्रक्रिया होती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक हमेशा होने वाली प्रक्रिया होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है आर्थिक विकास से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, संसाधनों का समुचित विदोहन किया जा सकता है। इसके अलावा जीवन स्तर तथा समाज कल्याण में सुधार होता है आर्थिक विकास के हो जाने से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर वस्तुओं, सेवाओं तथा उत्पत्ति के साधनों में जैसे श्रम, पूंजी, तकनीकी कौशल, ये सब उत्पत्ति के साधन हैं। इनका आदान प्रदान यानी लेन देन या आवागमन ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जब हम अपनी राष्ट्र की सीमा के बाहर वस्तुओं का, सेवाओं का, उत्पत्ति के साधनों का आदान प्रदान करते हैं, वही इंटरनेशनल व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन होता है। अगर विदेशी व्यापार ना हो तो आर्थिक विकास मेरे हिसाब से उतना ज़बरदस्त नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। यानी आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी क्या है? आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है बेटा
कि विदेशी विदेशी व्यापार के लिए जरूरी है, मतलब आर्थिक विकास के लिए जरूरी है विदेशों से व्यापार किया जाए। इस संबंध में एल्सवर्थ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक व्यक्तियों को जीवित रहने, विविध आवश्यकताओं की संतुष्टि करने तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने, आनंद लेने की अनुमति देता है। यह सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI का मूल्य निकालने के लिए सूचकों को स्पष्ट कीजिए। किसी के HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मूल्य निकालने के लिए तीन सूचक होते हैं। पहला होता है दीर्घायु, ठीक है, लॉन्गविटी। इसे जन्म के समय जीवन के प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है, जिसे वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों के द्वारा न्यूनतम यानी 25 वर्ष तथा अधिकतम 85 वर्ष तक दर्शाया जाता है। ये होता है दीर्घायु, ठीक है, तो इसके द्वारा नापा जाता है। दूसरी बात यानी कोई किस देश में कितने लोग जीते हैं, तो उनके एक प्रकार से ह्यूमन विकास का इंडेक्स उससे पता चलता है। दूसरा होता है शैक्षणिक उपलब्धियां कितनी है। शैक्षणिक उपलब्धियों की माप निम्नलिखित 2 चरों के द्वारा की जाती है। पहला है प्रौढ़ साक्षरता दर ALI और दूसरा होता है सकल नामांकन दर, जिसको आप GER कहते हैं। तो प्रौढ़ संरचना दर में 15 वर्ष या उससे ऊपर आयु के 100 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति साधारण कथन को पढ़ व लिख सकते हैं उन्हें प्रौढ़ साक्षरता दर कहते हैं। सकल नामांकन दर जनसंख्या का वह भाग जिसका नामांकन प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर जिसका नामांकन, जिसका एडमिशन हो चुका है, उन बच्चों की जो डाटा होता है वो, ठीक है, उसे सकल नामांकन दर या GER कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो है शैक्षणिक उपलब्धियां ज्ञात की जाती हैं। एक ऐसे जो व्यक्ति लिख पढ़ लेते हैं लेकिन उनका नामांकन नहीं हुआ किसी यूनिवर्सिटी किसी उसमें, लेकिन फिर भी वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। साक्षर का मतलब ज्ञानी नहीं होता, साक्षर का मतलब होता है कि लिख पढ़ लेते हैं, ठीक है, अंगूठा टेक नहीं है। तीसरी बात जीवन स्तर। जीवन स्तर क्रय शक्ति समता समाहित प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के जरिए मापी जाती है। 100 से 40,000 डॉलर मानव विकास सूचकांक का आकलन निम्न सूत्र के आधार पर किया जाता है। मूल्य सूचकांक बराबर होता है वास्तविक मान माइनस न्यूनतम मान बटे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। ये मूल्य सूचकांक का परिभाषा है, मतलब कि सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है संतुलित विकास किसे कहते हैं। संतुलित विकास बैलेंस्ड डेवलपमेंट। नर्क से कहते हैं कि संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। लेविस कहते हैं कि विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को एक साथ विकसित करना ही चाहिए, जिससे कि उद्योग और कृषि तथा घरेलू उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन के उचित संतुलन स्थापित किया जा सके। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो या कोई भी चीज़ हो, उसका सभी का निर्यात जो हो या सभी का एक प्रकार से जो आयात हो वो बराबर मात्रा में हो, सभी का विकास बराबर मात्रा में हो, उनका समन्वय हो, तालमेल के साथ विकास हो। सरल शब्दों में संतुलित विकास से आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ तथा एक सा विकास करना, ताकि सभी देश समानता लिए हुए विकसित हों, सभी अंगों का विकास हो, चौतरफा विकास, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है लॉरेंज वक्र क्या है। देखिए लॉरेंज वक्र आय प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के संदर्भ में कुल प्राप्त की गई आय के संचयी प्रतिशत को ग्राफ पर प्रदर्शित करने से प्राप्त होती है। ग्राफ पर प्रदर्शित करते समय सबसे कम आय प्राप्तकर्ता से शुरू करते हैं। यदि सभी आय प्राप्तकर्ताओं का आय में हिस्सा बराबर रहे, अर्थात 30% लोगों के पास 30% आय का हिस्सा हो, 20% लोगों के पास 20% आय का हिस्सा हो, तो हमें एक विशिष्ट प्रकार की लॉरेंज वक्र प्राप्त होती है। इसे हम निरपेक्ष समता रेखा यानी ये जो है एबिलिटी लाइन कहते हैं या कह सकते हैं, या एक मानक या काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है। देखिए सामान्य दृष्टिकोण से भुखमरी या हंगर भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है। हालांकि GHI महज इसी आधार पर भुखमरी का मापन नहीं करता, बल्कि यह भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति पर विचार भी करता है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के द्वारा ये ज्ञात किया था कि कोई व्यक्ति किस मतलब भुखमरी कैसे कहाँ पर फैली है, कोई व्यक्ति खाना मिलता है, कितना मिलता है, क्या नहीं मिलता है, जीवन जीने के लिए या संतुलित उसको आहार मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, उन सभी पर फोकस करती है। अगला प्रश्न है खुशहाली सूचकांक क्या है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस या खुशहाली रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को जारी करी जाती है।
जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के उत्सव का भी प्रतीक है। यह खुशी के स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा देश में खुशहाली ज़्यादा है, किस देश में एक प्रकार से उनका स्तर उच्च है, खुशहाल रहते हैं वो, और एक प्रकार से एंजॉय करते हैं। खुशहाली स्तर में भारत बहुत पीछे रहता है हरदम। देखें यहाँ पर ये आपका होगा इकोनॉमिक्स का। इससे पहले शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 मैं दे चुका हूँ, सचिक आकलन वाला। पेपर 2 बचा, पेपर 2 जल्द ही आ जाएगा आपका सेमेस्टर 5 का, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे इकोनॉमिक का भी सेकंड पेपर आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।